सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स। हम लोग आज फिर से कंटिन्यू करेंगे रोल ऑफ वुमेन का जो पार्ट है। हमने 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आई होप आप उसे कंप्लीट कर रहे होंगे। आप इस बुक को कंप्लीट करते हैं तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि हम किस तरीके से जो चीज़ें हैं उन्हें छाट पाएंगे, इंटीग्रेट कर पाएंगे, इंटरलिंक कर पाएंगे। क्योंकि दिस इज सर्टेनली ट्रू कि जो पर्टिकुलरली आपका ये पार्ट है इंडियन सोसाइटी का, इट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम योर जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से क्वेश्चन आ जाए, सोशल जस्टिस से क्वेश्चन आ जाए, गवर्नेंस से क्वेश्चन आ जाए, या फिर कोई केस आ जाए। यू मस्ट बी नोइंग दी डेटा डिटेल्स एंड डेप्थ नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इसलिए अब आज ऐसा करते हैं कि इंडेक्स में आते हैं। इंडेक्स में ही जो भी पॉइंट्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उन्हें लिखेंगे और रिवाइज करते जाएंगे, मीन्स रिवीजन थ्रू रिकॉलिंग। ओके। अब हमने आपको कल फीमेल फोर्टिसाइड के बारे में बताया था, आपको ये भी बताया था कि जो प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर दिया गया है उससे फायदा क्या है। उससे बताया जा रहा है कि इट कैन प्रिवेंट 46% ऑफ द HIV केसेस जो हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। इसके अलावा इनको हेल्थ सर्विसेज, इनको प्रोटेक्शन, और ये जो एज अ विक्टिम जा सकती हैं पुलिस में रिपोर्ट करवाने। सो ये सारी इनको एक लीगल प्रोटेक्शन, इनको हेल्थ केयर, इनको जो एक एक कह सकते हैं कि एक्सेसिबिलिटी है, जो प्रॉब्लम है वो सब हटेगी। जस्टिस इनको मिल पाएगा, इनको डिग्निटी मिलेगी एज ए ह्यूमन राइट। तो ये सारी चीजें इनको फायदा होगा, ना को कि एक मैंने पॉइंट बताया था। इसके अलावा हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करी थी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में आई होप आपको 15, 16, 17 आपको याद आ रहा होगा। आर्टिकल 19 जो फ्री मूवमेंट के बारे में बात करता है, और वुमेन को उन सारी चीजों में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आई होप आपको अर्ली वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि सरला देवी चौधरानी ने, जो कि रमाबाई रानाडे ने करी थी, और इसके अलावा जो एनी बेसेंट ने 1917 में बनाई थी, ये सारे याद आ रहे होंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो वुमेन मूवमेंट है, जिसमें कि अभी CAA का एक मूवमेंट था, जिनका कि PFI से, पब्लिक फ्रंट ऑफ इंडिया से, जो कि 85 ईयर्स ओल्ड हो गई हैं, उनकी बात आई थी कि 2019 में, क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट में भाग लिया था। तो ये सारी चीजें हैं। वो बिल्किश बानो नाम था उनका। फिर प्रेजेंट डे मूवमेंट है ना, पोस्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट में आई थिंक प्रेजेंट डे मूवमेंट में आएगा CA, पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं आएगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपका आएगा चिपको मूवमेंट, अपिको मूवमेंट। ये सारे मूवमेंट आपको क्या, जब तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया ये सब याद है? अगर नहीं याद है तो फिर आपको याद करने चाहिए। बिफोर वी गो फर्दर, लेट्स हैव अ लुक बिहाइंड, है ना। हम जब भी घर से निकलते हैं तो अपने मम्मी पापा को, अपने घर वालों को एक बार पीछे मुड़ के देखते हैं ना। तो ये भी हमारे कुछ घर वाले ही लोग हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। तेलंगाना मूवमेंट हुआ था। तेलंगाना मूवमेंट किस लिए हुआ था ये याद है क्या आपको? कब हुआ था ये तेलंगाना मूवमेंट जो हुआ था पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में? ये आपका 1946 में हुआ था। 1946 में कौन सा मूवमेंट हुआ था? तेलंगाना मूवमेंट हुआ था। और तेलंगाना मूवमेंट जो हुआ था वो क्यों हुआ था ये पता है क्या आपको? इसका मेन मकसद था कि वुमेन एसोसिएशन को इस्टेब्लिश कर दिया जाए, जो कि मतलब जो इशू करे वुमेन जनरल आंध्र वनीता। और जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है वुमेन की पॉलिटिकल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें की गई। तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस वुमेन्स मूवमेंट में एंटी डावरी मूवमेंट हुआ था, है ना। और इसके अलावा चिपको मूवमेंट तो आपको पता ही है। ओके। एनवायरमेंट के लिए, फूड फॉडर फ्यूल फाइबर फर्टिलाइजर के लिए ये सारे मूवमेंट्स हो रहे थे। क्या आपको ये सारे याद हैं? सोशियो इन्वायरमेंटल मूवमेंट कुछ हुए थे, जो कि अगर हम बात करें नर्मदा बचाओ मूवमेंट की, नर्मदा बचाओ मूवमेंट की बात करें, NBM नर्मदा बचाओ मूवमेंट की बात करें, तो क्या आपको याद है कि नर्मदा बचाओ मूवमेंट में सबसे ज्यादा जो बड़ा रोल प्ले किया था वो किसने प्ले किया था? डू यू रिमेम्बर? तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें मेधा पाटकर थी, जिन्होंने रोल प्ले किया था, सबसे मेजर रोल में उभर के आई थी, है ना। और इन्होंने बोला था कि ये जो इनएडिक्वेट रिहेबिलिटेशन है, रीसेटलमेंट है ना, वो आप इसको हटाइए। ओके। और ये कब कब ऐसा हुआ था? यहाँ पर सरदार सरोवर डैम का हो रहा था कंस्ट्रक्शन। क्या आपको ये सब याद है? डू यू रिमेम्बर?
जस्ट चैलेंज योर सेल्फ। मैं ऐसे ही नहीं, LMR टेक्निक यूं ही नहीं है, आपने लर्न किया है, मेमोराइज भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, यू हैव टू इंटरनलाइज इट एंड यू हैव टू रिकॉल। ओके, यू हैव टू रिकॉल, रिवाइज दिस वे, यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर द थिंग्स। ओके, अगर आप कभी दोबारा से देखी तो इसे आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, जो मैं थोड़ा सा बीच में लेक्चर दे देती हूँ, है ना। वुमेन्स एंड एजुकेशन, कि उनकी एजुकेशन के लिए कौन कौन सी गति, है ना, बायो केयर, बायो केयर करके आ रहा है ना, और ये गति किस लिए है, बायो केयर किस लिए है, एजुकेशन एटलस करके आ रहा है, कि वो देखेंगे कि कितना कहाँ कहाँ पे एजुकेशन है, कहाँ पर नहीं है। ओके, इसके अलावा स्टेम में आपकी स्टेम में कौन से रैंक पर हम लोग आते हैं, सी दीज थिंग्स इफ यू रिमेम्बर, तो आप इन सबको डाल सकते हैं। सपोज स्टेम पे कोई क्वेश्चन आ गया, देन यू कैन राइट डाउन दैट दो वी आर top in graduating women in STEM, but we are at the 19th rank in employing them. The tyranny still goes due to some problems, अगर कोई प्रॉब्लम से आ जाता है। ओके, या फिर वी आर स्टिल प्रोग्रेसिंग हाउ, बिकॉज वी आर लॉन्चिंग दीज स्कीम्स, वी आर इंगेजिंग देम इनटू द थिंग्स, वी आर मतलब हम वी आर सीइंग दैट मोर एंड मोर जो गर्ल्स हैं आर अक्वायरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, जैसे कि आप टॉपर्स के भी लिख सकते हैं, दैट टॉपर्स आर कमिंग इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड फीमेल टॉपर्स आर वी आर सीइंग। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे आपको गति, विज्ञान ज्योति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो सबसे पुरानी है, वेस्ट स्कीम याद होनी चाहिए। वेस्ट स्कीम आपको नहीं याद थी तो वेस्ट स्कीम आपको बहुत अच्छे से याद होनी ही चाहिए। ओके, तो वेस्ट स्कीम किस लिए थी, वेस्ट स्कीम किस लिए थी भाई, जो पर्टिकुलर वेस्ट स्कीम थी इसका मतलब था वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, ओके, आई होप इतना याद होगा। बायो केयर का क्या पूरा था, करियर एडवांसमेंट एंड रीओरिएंटेशन प्रोग्राम, करियर एडवांसमेंट एंड रीओरिएंटेशन प्रोग्राम। ओके, और इसके अलावा जो मैंने बताया था एक आपको बायो केयर बताया, गति, जेंडर एडवांसमेंट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन। ओके, तो ये ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम लोग जेंडर एडवांसमेंट कर रहे हैं, कि वो टॉप पोजीशंस पे अलग अलग इंस्टीट्यूशन में आए। ये सब आपको ऑफ कोर्स याद होनी चाहिए आई फील, क्योंकि अगर आपको नहीं याद होगा और यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट ऑल दीज थिंग्स, तो चीजें आपके काम उतना नहीं आएंगे। नाउ लेट्स कम बैक टू दी जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क फोर्स है। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क फोर्स में आपको पॉश गाइडलाइंस याद आती होंगी, विशाखा गाइडलाइंस, पॉश एक्ट याद आता होगा। और सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस में हमने कितने केसेस हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड किए गए हैं ये भी याद होनी चाहिए, है ना। निर्भया फंड हो गया, शी बॉक्स हो गया, स्वाधर गृह, सखी वन स्टॉप सेंटर, जो कि हम लोगों ने विमेन जो कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा था डोमेस्टिक वायलेंस में, स्वाधार गृह और कौन सा, सखी वन स्टॉप पोर्टल। और इसके अलावा उज्ज्वला योजना है, जो कि ट्रैफिकिंग को मतलब स्टॉप करने की कोशिश करती है। ओके, और विशाखा गाइडलाइंस कब करी गई थी, विशाखा गाइडलाइंस 1997 में विशाखा गाइडलाइंस को लेकर के आया गया था। उसमें भी बताया गया था कि भाई जो सेक्सुअल हरासमेंट है उसको प्रिवेंट करो, प्रोहिबिट करो, रिड्रेसल करो उसका। और और भी गाइडलाइंस में ये भी बताया गया था कि पहले तो उसे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, राइट। दीज थिंग्स सिंपल है, कि भाई अगर आप ऐसा करते हो कि भाई वो तो छोटी मोटी बात हो गई आपस में, और जैसे मैरिटल रेप को आज तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है एज अ क्राइम, तो उस समय पे सेक्सुअल हरासमेंट को एट वर्क प्लेस को भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था। इवन सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस अगर हम बात करें तो दिस वाज ऑफ टू टाइप्स मेजरली, अगर हम बात करें तो एक तो आपका होता है इस फॉर्म में कि आपसे कुछ सेक्सुअल फेवर मांगे जाते हैं अगेंस्ट प्रोमोटिंग यू, और ये फिर आपको या फिर कुछ आपको फेवर किया जाए, कुछ चीजों में आपसे सेक्सुअल फेवर मांगे जाते हैं बाय एन एम्प्लॉयर। और अगर आपका हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट है तो वो एक अलग हो गया। तो जो आपको से सेक्सुअल फेवर मांगे जाते हैं अगेंस्ट समथिंग, तो वो आपका वो जो रिवॉर्ड के अगेंस्ट मांगे जाते हैं उसको बोलते हैं क्विड प्रो क्वो। तो उसको लिख देती हूँ यहाँ पर, ये वैसे इसमें दिया नहीं हुआ है, क्विड प्रो क्वो। और ये पहला तो फर्स्ट है, और दूसरा आपका है हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट, कि इसमें आपके जो को वर्कर्स है वो आपके इसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है, आई मीन यू मस्ट बी नोइंग, नॉट याद करनी है,
हम इसे हर हमेशा मेमोरी लेवल पे नहीं ले जा सकते, लेकिन इतना तो समझ सकते हैं कि हाँ भाई हम एक ही जैसा केस थोड़े ना ले सकते हमेशा। हो सकता है कि हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट हो सकता है कि एम्प्लॉयर गलत हो। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि दिस इज वन ऑफ द मेजर टू टाइप्स जो जहां पर हम सेक्सुअल हरासमेंट जिस फॉर्म में देखते हैं, राइट। और इसके अलावा विशाखा गाइडलाइंस में क्या बोला गया था, डू यू रिमेम्बर कि विशाखा गाइडलाइंस में क्या बोला गया था? तो विशाखा गाइडलाइंस में सबसे पहले तो बोला गया था कि डिफाइन करो सेक्सुअल हरासमेंट, ओके। और आप 3 की ऑब्लिगेशन डालो इंस्टीट्यूशन पे कि प्रोहिबिट किया जाए, प्रिवेंट किया जाए और रिड्रेस किया जाए। इसके अलावा मैंडेट करो इंस्टीट्यूशन को कि वो स्टैब्लिश करे कंप्लेंट कमेटी। तो 3 चीजें कौन कौन सी बोली गई थी? वुड यू लाइक टू राइट? कि भाई सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज करो, फिर प्रिवेंट करो, ओके, और रिड्रेसल करो, और क्या करो? प्रोहिबिट करो, ओके। प्रोहिबिट, प्रिवेंट एंड रिड्रेसल। इसके अलावा आपको क्या करना है? पीपीसी याद रख सकते हैं बट वैसे ज्यादा याद रहेगा पीपीआर, ओके। फिर कंप्लेंट कमेटी आपको विशाखा गाइडलाइंस के अंडर में ऐसे बताया गया था, ओके। ये चीजें आपका इसमें हुआ था, फाइन। नाउ इसमें इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? ये सारी चीजें मतलब पॉश एक्ट है एक आपका, जो कि प्रिवेंट करता है, प्रोहिबिट करता है और रिड्रेसल करता है। इसीलिए पॉश एक्ट लाया गया इस पीपीआर के लिए। कंप्लेंट कमेटी सेटअप करने की बात होती है। और हम इवन ये भी देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी जगह जहां पर कंप्लेंट कमेटी सेटअप ही नहीं है आज भी, है ना। आज भी हम ऐसा देख रहे हैं कि कंप्लेंट कमेटी आप अगर देखो ना, 16 आउट ऑफ 30 नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन जो है वहां पर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी सेटअप ही नहीं है। अभी रिसेंटली जो ये जो न्यूज में नहीं चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि ये स्पोर्ट्स के लिए वो एक चीज प्रॉब्लम में है, ओके। तो हम कर क्या रहे हैं? गवर्नमेंट का बस वही शी बॉक्स है ना, टू प्रोवाइड सिंगल पॉइंट कांटेक्ट की, और जितने भी लोग हैं वो कोई भी एम्प्लॉयमेंट में, पब्लिक में है या फिर प्राइवेट में है, ऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, वो सब कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? शी बॉक्स, ओके। इसके अलावा उज्ज्वला मैंने बताया, सखी वन स्टॉप, स्वाधर गृह वही सेम जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, और वुमेन हेल्पलाइन स्कीम भी है उसमें, ओके। यू डू नॉट नीड टू रिमेम्बर कि ये क्या करती है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं। जैसे कि अगर सखी वन स्टॉप सेंटर है तो यहाँ पर कई सारी सर्विसेज जैसे पुलिस, मेडिकल, लीगल, साइकोलॉजिकल सपोर्ट सब देती है, ओके। सखी जो है, सखी क्या होती है कि भाई हर तरह से खड़े हुए हैं, हर हर मुश्किल से बचाने के लिए। तो वो पुलिस, लीगल, साइकोलॉजिकल, मेडिकल हर तरीके से मदद करेगी। स्वाधर गृह यानी कि आपको क्या है कि बेसिक नेसेसिटीज उनको प्रोवाइड करेगी कि भाई रुकने के लिए, खाने पीने के लिए, कपड़े लत्ते के लिए, ये सारी चीजें स्वाधर गृह। कि भाई जिनको मतलब डिस्टिट्यूट वुमेन, जिनको घर से निकाल दिया गया हो या फिर सोसाइटी से प्रॉब्लम हो गई हो, तो वो उनके लिए ये सारी चीजें। सो दिस इज नॉट समथिंग कि दिस इज जस्ट आई एम फीडिंग इंफॉर्मेशन इन यू। इट इज समथिंग कि भगवान न करे इफ यू सी एनी वुमेन अराउंड यू कि इस तरह से प्रॉब्लम है, तो यू कैन ऑल्सो डायरेक्ट द पर्सन इन टू दिस थ्रू दिस थिंग कि वो कर ले। अब वुमेन एंड पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो ये सारी चीजें आई होप समझ में आ गई होंगी। ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, ओके। सेक्सुअल हरासमेंट में सब कॉस नेगेटिव ही चीजें होती हैं हमारे यहाँ पे। मतलब जो उनका जो पार्टिसिपेशन है वो कम होता है, उनकी मोटिवेशन कम होती है, और इस तरीके से ऑफ कोर्स एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को मिलता है इन द साइकोलॉजी ऑफ अ वुमेन। फिर वुमेन एंड पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो स्टेटस ऑफ वुमेन पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या उनको वो इक्वल पावर शेयर कर पा रही हैं? क्या वो इक्वल पावर शेप कर पा रही हैं? ओके। क्या वो फ्रीडम एंजॉय कर पा रही हैं? क्या इक्वालिटी है पॉलिटिकल सिस्टम में उनके साथ? क्या उनका रिप्रेजेंटेशन उतना है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने दे तो दिया 33% रिजर्वेशन। क्या ये सब हो रहा है रियलिटी में? क्या ये ऑन हो रहा है? तो ये पॉइंट्स हमें थोड़ा बहुत एक सोचने वाले हैं। हम क्या करेंगे कि अगर हम इलेक्शन कमीशन इंडिया से पूछ लें कि भाई बताओ आखिरकार वुमेन का पार्टिसिपेशन कितना रहा है पावर बनाने में, मतलब पावर में किसी को लाने में, तो उन्होंने बोला देखो भाई 49% का रहा है। कि भाई 49% वुमेन ने ना वोट किया था। अच्छा भाई वोट किया था, लेकिन 49% वुमेन ने वोट तो कर लिया, लेकिन क्या वही वुमेन जो वोट कर रही हैं पार्लियामेंट में बैठ करके रिप्रेजेंट कर रही है? नहीं कर रही। सिर्फ 14% है।
14% रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज टू लो, बहुत ही अधिक कम है ना। 14% वुमेन है पार्लियामेंट की, अगर हम बात करें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिर्फ 14% वुमेन है। अब वुमेन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में अब उनको 33% का रिजर्वेशन है, तो अब वो सिग्निफिकेंट रोल हालांकि प्ले तो कर रही हैं, बट मेजरली हमें ये भी देखना है कि इज देयर एनी प्रॉक्सी, इज देयर एनी प्रॉब्लम दैट दे आर फेसिंग। यस, उनको मैनेजमेंट की नॉलेज उतनी नहीं होती है, उनके ऊपर अभी भी पैट्रियार्कल माइंडसेट काम कर रहा है, अभी भी सरपंच पति की जो चीजें हैं, जैसे वाक्य हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीजें समथिंग आपको थोड़ा सा मतलब यू मस्ट बी नोइंग, सो दैट अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो यू कैन इजिली टैकल। ओके, आई होप इतना मतलब समझ में आ रहा होगा। ओके, क्यों मतलब सरपंच पति की प्रॉब्लम आखिरकार क्यों आ रही है, क्योंकि उनको फाइनेंशियल और डिजिटल लिटरेसी उनकी इतनी है नहीं, इसीलिए कई सारे प्रोग्राम भी लॉन्च किए जाते हैं उनको ट्रेनिंग करने के लिए। ओके, उसके अलावा उनको एडिक्वेट इंफॉर्मेशन उनके राइट की नहीं है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, मैनेजरियल एक्सपीरियंस, सोशल बैरियर्स आते हैं उनके पास, ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी से वो बिलोंग करती है, तो ये प्रॉब्लम्स आज भी उनको फेस करने को मिलती है। ये सब यू कैन थिंक ऑफ योर ओन माइंड, आप खुद सोच सकते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है क्या, यस हो रहा है, ऑफकोर्स हो रहा है ना। तो हम लोगों ने कर क्या रहे हैं, हम लोग सिंपल यही कर रहे हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं उनको फैसिलिटेट करने, ऑन बोर्डिंग, एटीट्यूडनल चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कुछ चीजें स्कीम्स लॉन्च कर करके उनको समझाने के प्रयास में लगे हुए हैं, उनको सिखाने के प्रयास में लगे हुए हैं। कुछ एग्जाम्पल, अच्छा क्या मतलब सारी की सारी फीमेल्स के साथ यही प्रॉब्लम है, नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप फातिमा बी का एग्जाम्पल ले लीजिए, अरे अच्छा ये फातिमा बी कहाँ की है, ये फातिमा बी जो है ये है आंध्र प्रदेश की, और इन्होंने एक रेस अगेंस्ट पावर्टी अवार्ड इनको मिला था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। इन्होंने इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए बड़ा काम किया वुमेन की। फिर इसके अलावा एक पर्टिकुलर सरपंच हैं जिनका नाम है चंद समंद। ओके, और ये पर्टिकुलरली चांद समंद ऐसा नाम है इनका शायद, ये हरियाणा डिस्ट्रिक्ट की हैं, और इन्होंने काफी मतलब ये प्यूरिफाई करवाया ग्रे वाटर का। ओके, प्यूरिफाई करवाया ग्रे वाटर का, तो नाम क्या है इनका, चांद समंद, है ना, चांद समंद, आई होप सही नाम बता रही हूँ मैं, चांद समंद। ये ग्रे वाटर के लिए इन्होंने इकोनॉमिक, फातिमा बी ने इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए। इसके अलावा एक सरपंच है कुरुक्षेत्र की, है ना, कुरुक्षेत्र इन स्टेट ऑफ उड़ीसा, उन्होंने भी काफी सारे मतलब ये ट्रेडिशनल फोक एंड फोक के लिए, रिवाइवल के लिए। और 2017 में एक इंडिया स्पेंड स्टडी भी हुई थी, और ये बताया गया कि जो 6 डिस्ट्रिक्ट थे तमिलनाडु के उसमें 60% ऑफ वुमेन जो चूज की गई थी वो वो रिप्रेजेंट कर रही थी, है ना, वो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में रिप्रेजेंट कर रही थी, वो मेल काउंटर पार्ट के उससे नहीं करवा रही थी, वो इंडिपेंडेंट थी एंड दे वर फंक्शनिंग। और तमिलनाडु की मैं ये बात बता रही हूँ, तो दिस दिस यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ तमिलनाडु और कह सकते हैं कि हाँ, एज वी सी दैट 60% ऑफ द वुमेन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तमिलनाडु तमिलनाडु are working independently of their male counterpart, it must happen in each area of our country। ऐसे करके हम बात कर सकते हैं, राइट, दिस इज हाउ वी शुड गो फॉर। तो ये सारी चीजें आई होप मैंने सही सही समझा दी हो। क्यों जरूरी है भाई, क्योंकि अगर वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन करवाएंगी, अगर वो उनका बिहेवियरल चेंज होगा, सोसाइटी में लोग देखेंगे दैट यस, अभी हम लोग क्यों वाई वी आर अगर हम ही लोग अपनी आपस में बात करें तो हम अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं चीज़ों को। हम ये भी सोचते हैं कि हाँ, जो फीमेल्स हैं जो खेतों में काम करती हैं, जो इतनी मेहनत करती हैं, उनको कुछ बेसिक फैसिलिटीज सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। कुछ हम सोचते हैं कि हाँ, जो फीमेल है उनके पास कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए सो दैट दे कैन सेव देमसेल्फ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अटैक, फिर वो चाहे जानवर का अटैक हो या फिर जानवर रूपी इंसान का अटैक हो, उससे वो बचा सकें अपने आप को। We know this, but are we really thinking that we should go into the politics so that we can do something for them? तो ये सारी चीजें हम अभी भी नहीं सोचते, क्यों, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं वो पीछे से दिमाग लगा हुआ है। ओके, अब हम बात करते हैं वुमेन एंड इंडियन इकोनॉमी के बारे में। बाय द वे इस ये सब मतलब ये बिहेवियरल चेंज होना, ये सब आप खुद सोच सकते हैं कि वो
वायलेंस जो होता है उसमें डिसीजन मेकिंग, इसके अलावा आप वो कर सकते हैं, बिहेवियर चेंज होगा, पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगा और सेंसिटाइज पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगा। ओके। और रूरल डेवलपमेंट होगा। एक आरती देवी थी जिन्होंने एक रिवाइव ट्रेडिशनल फोक एक करके डाला था, एक एक कैंपेन स्टार्ट किया था। और छवि राजावत थी, वो ये रूरल राजस्थान की जो इन्होंने फेस काफी चेंज किया, वहां पर चेंजेस लेकर के आए। और इवन जो एस्थर डुफ्लो है ना, जो स्कॉलर्स हैं एस्थर डुफ्लो, राघवेंद्र चट्टोपाध्याय, ये बोलते हैं कि जो फीमेल सरपंच है, प्रधान है, ये ज्यादा इन्वेस्ट करती हैं ड्रिंकिंग वाटर में ज्यादा इन्वेस्ट करती हैं और प्रायोरिटी पब्लिक गुड्स में, क्योंकि ये सेंसिटाइज होती हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक एक व्यक्ति, एक मेल पैसे कमाने में ज्यादा दिमाग लगाता है और जो फीमेल है वो उसको बचपन से ही अच्छा इन्वेस्ट करने में ज्यादा दिमाग लगाया गया है। सो इफ फीमेल्स आर कमिंग इनटू द पॉलिटिकल पोजीशन एंड दे आर गेटिंग फंड्स, then it is more possible, more likely to happen कि more likely to happen कि ये जो पर्टिकुलर फीमेल्स हैं ये आपका जा करके अच्छे से काम करें और जो जो ज्यादा वैल्यूएबल पब्लिक गुड्स है उनको ये उनको ये पर्टिकुलरली पहुंचाएं लोगों तक। तो ऐसा ऑफ कोर्स पॉसिबल है। तो ये सारी चीजें हम ध्यान में रखेंगे। नाउ कमिंग टू दी वुमेन एंड इंडियन इकोनॉमी की बात करें। ओके, ये सारी चीजें हमने बता दी आपको कि भाई इलिटरेसी की वजह से, कुछ वर्क एंड फैमिली बैलेंस की वजह से कहीं ना कहीं उनको पास फाइनेंशियल और डिजिटल लिटरेसी नहीं है, ऑर्थोडॉक्सिकल सोसाइटी से बिलोंग करती हैं, मैनेजेरियल एक्सपीरियंस नहीं होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स उनको देखने को मिलती है। सो व्हेन यू सी कि भाई उनके आने से क्या होगा, वो आ क्यों नहीं पा रही हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, है ना। जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है और जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हम लेकर के आते हैं। ओके। और जो जैसे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना, पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान। ओके। और जो होता है राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान, ये सब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान, ये सब आपको याद करना होगा। एंड यू हैव नॉट याद करना होगा, ये आपको पता है मतलब सशक्तिकरण अभियान, देयर आर वेरियस प्रोग्राम्स व्हिच आर बीइंग रन फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द पॉलिटिकल women's like that panchayati raj institution women like representatives। ओके। तो ये सारी चीजें आप स्टेट इनिशिएटिव में है कई सारे, केला वेला ऑल दैट, है ना। इक्वल पार्टिसिपेशन करवाइए, अवेयरनेस क्रिएट करवाइए। एक इनर पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इनर पार्टी डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है फीमेल्स के लिए भी और सबके लिए भी। कैपेसिटी बिल्डिंग, और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिपर मेथड, एक है रवांडा का जिपर मेथड, ये है रवांडा का। अभी जिपर मेथड में क्या होता है, एक्चुअली जिपर मेथड में क्या होता है, हर हर थर्ड पोजीशन जो होती है पार्टी की वो वुमेन के लिए होती है। ओके, वुमेन के लिए होती है। रवांडा की में हर थर्ड जो पोजीशन होती है पार्टी की, वो रवांडा में फीमेल के लिए रिजर्व होती है और उसी के लिए रहती है ना। तो ये काफी मतलब इम्प्रूवमेंट लेकर के आ सकती है। तो ये जिपर मेथड सबसे बेस्ट आप कह सकते हो कि ये पॉइंट आपको थोड़ा सा मतलब ज्यादा आपको फोकस में रखना चाहिए कि हाँ जिपर मेथड समथिंग वेरी गुड। चाहे ये फातिमा बी और चंद समंद, ये आपको मतलब याद रखने की आवश्यकता ज्यादा है, अधिक है ना। आई होप इतना मतलब याद हो गया और मतलब समझ में आ गया होगा। मेरा मेन मकसद तो ये है कि यू डू नॉट जस्ट मतलब सी द थिंग बट नॉट जस्ट एंजॉइंग द लेक्चर बट ऑल्सो इनग्रेनिंग द लेक्चर इनटू योर ब्रेन। नाउ नेक्स्ट ये विमेन एंड, अच्छा ये सारी चीजें हम आपसे पूछते भी रहेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस और जो सेक्सुअल हरासमेंट में दो स्कीम थी, स्वादर गृह और सखी। सखी किस लिए है ना, जो स्टेम है और पावर है, वेस्ट है, गति है, और ये अपना जो प्रोस्टिट्यूशन में क्या फायदे क्या नुकसान, किस तरीके से लीगलाइज किया गया है, लीगलाइज करने से क्या फायदे हैं, और अर्ली वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मतलब दिस अर्ली वुमेन ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बात करें तो ये कहाँ से आता है हमारा, ये पर्टिकुलरली आपका आता है अर्ली वुमेन ऑर्गेनाइजेशन आपका मॉडर्न इंडिया से हुट करके। सो यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग ऑल दीज पॉइंट्स। ओके, आई होप इतना अच्छे से याद हो गया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब आ जाते हैं वुमेन एंड इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में वुमेन का क्या पार्टिसिपेशन है, एलएफपीआर में उनका क्या पार्टिसिपेशन है, ये सब चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेंगी। फीमेल का एलएफपीआर क्या है, वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में क्यों कम है, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। वुमेन इंडियन एग्रीकल्चर में क्या है, क्योंकि एग्रीकल्चर भी इकोनॉमी का पार्ट है ना।
ये सारी चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी है, मतलब वी हैव टू सी दिस। चलो देखते हैं क्या है आखिरकार। नाउ अगर हम बात करें कि LFPR की, ओके, तो LFPR अभी रिसेंटली ना घटा है। LFPR लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर फीमेल अभी रिसेंटली घटा है। अब अगर घटा है तो ये कंसर्न की बात है। हम लोगों ने काफी सारे मतलब कंट्रीब्यूशन किए ग्लोबल इकोनॉमीज में, काफी एक्टिविटीज, वुमेन अभी भी इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज हैं। आखिरकार क्यों, है ना? क्यों फाइनेंशियल इंक्लूजन के एम्बिट से आज भी वो बाहर हैं? क्यों उनकी जो सैलरी है वो सैलरी में डिस्पैरिटीज को फेस किया जाता है, देखा जाता है कि भाई काफी डिस्पैरिटीज हो रही हैं? आखिरकार क्यों, वाई? सो ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए कि भाई एक उनकी मतलब उनको काफी प्रॉब्लम आ रही है कि भाई एक तो अनपेड वर्क वो करती हैं, उनको सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स आते हैं। एक इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो सोशल कल्चरल बैरियर से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। तो चलो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने देखा था कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू रिमेम्बर दिस, है ना? कि जो RGI है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, वो बताते हैं कि 25% है, सिर्फ सिर्फ 25% है LFPR, और ये वर्ल्ड का लोएस्ट है। 25% है LFPR। ओके, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का अगर देख लें तो अभी रीसेंट जो मोस्ट रीसेंट जो 1920 का डेटा आया है, मतलब इतना डेटा याद रखो, सिर्फ LFPR याद रखो। और हम लोग अगर कभी इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी सही से नहीं चल पा रही है, और या फिर ऐसे में इसको यूज कर सकते हैं अच्छे से। और ये 25% का डेटा काफी ठीक है, मतलब काफी मल्टीपल प्लेसेस में आप इसे यूज कर सकते हैं। जस्टिस में यूज कर सकते हैं, दैट LFPR इज सो लेस, वाई? इट इज इनजस्टिस, right? We are still not providing them the space, we are not still making the level playing field for them। ये सारी चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए। ओके, वुमेन इन मैनेजरियल पोजीशन अगर हम देखें तो बहुत ही कम है, और सिर्फ 18.8% ऑफ द वुमेन इन मैनेजरियल पोजीशन हम देखते हैं यहाँ पर, मतलब 18.8% ओनली। और अभी और घट गई है, पता है, सिर्फ 18% बची, 8.8 भी गया। सो ओनली 18% फीमेल आर फाउंड इन मैनेजरियल पोजीशन, है ना? ग्लास सीलिंग इफेक्ट हमें बहुत देखने को मिलता है। और आर्टिकल 39 में पता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कमी मिल नहीं रहा है। सम जॉब्स विच आर रिजर्व फॉर फीमेल, जैसे कि आपका होम मेकर की जॉब होती है, राइट? होम मेकर की जॉब होती है, कुक की जॉब होती है, जो फीमेल आप वर्क करती हैं। तो आप एक कुक जो मेल कुक है जो होटल में काम कर रहे हो, फीमेल कुक जो घर में काम कर रही है, क्या पता वो सेम काम करो और उनको कम सैलरी मिले। द सेम अगर आप एक कुक जो होम में काम कर रहे हो, जो जो होम गार्ड काम करते हैं, इनकी सैलरी में काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो ये पॉइंट्स आपको इंडियन इकोनॉमी के अंदर, ये पॉइंट्स मतलब इनइक्वालिटीज के, मतलब जलन होनी चाहिए सुन के कि ऐसा क्यों, ऐसा ऐसी इनइक्वालिटी क्यों, राइट? ये सब चीजें यू मस्ट रिमेम्बर। नाउ अब फीमेल पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट काफी ही कम हो गया है। हम अगर 2020 की बात करें, 2020 में पता है 16% हो गया था, फिलहाल अभी तो 25% है, वो बात की बात है। क्यों इतना कम है? क्योंकि सोशल प्रेशर है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, सेफ्टी इश्यूज है, राइट? सेफ्टी इश्यूज है, मिडिल इनकम जो होता है ना, ये टायरनी ऑफ द मिडिल इनकम, वो कहते हैं ना, हायर इनकम ट्रैप, कि भाई के सैलरी अगर फैमिली में हायर है या फिर है भी, तो फिर उसमें उसको फीमेल को लपेट लिया जाता है कि नहीं नहीं, यू डू होम वर्क, घर के काम करो सिर्फ, है ना? और पॉलिसी फेलियर हम देखने को मिलते हैं। पिंक लो पे फॉर पिंक कॉलर स्कॉलर जॉब, तो एक मतलब जेंडर वेज गैप है। अनपेड वर्क बहुत ज्यादा है उनके ऊपर, डुअल बर्डन है, राइट? डुअल बर्डन है। तो ये भी एक प्रॉब्लम की बात है कि भाई अगर डुअल बर्डन है, हाउ विल दे देन कम अप? ओके, हाँ, वो कैसे आखिरकार झेलेंगी कैसे ये सारी चीजें, कि भाई बाहर भी कर रही हैं, घर में भी कर रही हैं। सो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट एंड वेरी लाइक हार्श फॉर वुमेन। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उनके ऊपर है, और उनको उनको इतनी ज्यादा मतलब वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग भी नहीं मिलती है। तो मेल्स के पास वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग ज्यादा है। ओके,
और इसके अलावा वेज डिस्पैरिटीज भी बहुत ज़्यादा है। इवन वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट भी बताता है कि जो इंडिया में 82% ऑफ द लेबर इनकम कौन लेकर के जाता है, मैन लेकर के जाते हैं। और हमारी रैंक भी बहुत खराब है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, डिजिटल डिवाइड है, दे आर नॉट गेटिंग डिजिटल अपॉर्चुनिटीज विच आर टेकन बाय मेल काउंटर पार्ट। तो ये पॉइंट्स हमें देखने को, याद रखने को जरूरी है। ओके, सो वुमेन एंड इंडियन इकोनॉमी में ये चीज हमने देखी कि भाई जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो एक प्रॉब्लम की बात है, और ये हम ध्यान में रखेंगे कि सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन है ही नहीं उनके पास, लगभग लगभग ऑलमोस्ट नन। इंक्रीज्ड इनकम ऑफ मेन, तो फिर वो कहते हैं ना हायर इनकम ट्रैप, या हायर इनकम हो गई अगर मेन की तो देन यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट। सो सेफ्टी इश्यूज हैं, वही पॉलिसी फेलियर, ऑल दैट आई टोल्ड यू। नाउ कमिंग टू द, हम करें क्या इसके लिए? ऑफ कोर्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग की बात होती है, राइट? अगर उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग की बात होती है तो ऑफ कोर्स इट विल हेल्प। नेशनल एनईपी का हम लोग अच्छे से प्रयोग करें, जेंडर इक्वालिटी लेकर के आए, राइट? इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन क्रिकेटर्स, ये हम कर सकते हैं। ओके, अगर हम ये करते हैं तो अच्छी बात रहेगी ना, इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन क्रिकेटर, यहाँ से हम लोग शुरू करना करें। स्किल डेवलपमेंट करें उनका इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी के लिए। इसके अलावा वुमेन को लीडरशिप रोल में भी देना बहुत ज़रूरी है, लीडरशिप रोल हमें उन्हें देना चाहिए। और टैक्स इंसेंटिव दें बाय गिविंग टैक्स ब्रेक्स टू होम, टू एम्प्लॉयर्स को दें कि भाई अगर आप इनको उनको एम्प्लॉय करते हैं फीमेल्स को, तो आपको कुछ टैक्स इंसेंटिव्स मिलेंगे। ओके, स्किल डेवलपमेंट, लीडरशिप रोल, इम्प्लीमेंटेशन करें हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, टैक्स इंसेंटिव्स दें। ऐसे करके हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। इसके अलावा वुमेन और इंडियन इकोनॉमी में एक पॉइंट ये भी है कि एग्रीकल्चर की भी बात हो रही है। देखिए, आई एम नॉट शोइंग यू द पेजेस, आई नो दैट यू माइट बी फीलिंग अ लिटिल बिट कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी, बट बिलीव मी, ये स्क्रिबलिंग आपको बहुत फायदा करेगी, एंड आई वांट कि आप भी लिखते जाएं। मुझे नहीं पता आप कौन सा सोर्स फॉलो कर रहे हैं, बट आप जो भी अगर ये फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, आप उसको खोल के अपना खुद ही देख के मार्क कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि अगर आप कोई और सोर्स फॉलो कर रहे हैं तो इट शुड नॉट बर्डन यू अप कि नहीं अब ये पढ़ना पड़ेगा। नो, you need to just write down whatever extra you are seeing here, or otherwise you read from there itself and you just add up the points which you are getting new from here. So that is what you are expected to do. चलो नेक्स्ट, नेशनल पॉलिसी। अच्छा, अभी फिलहाल एग्रीकल्चर की बात करनी है कि एग्रीकल्चर में क्या है। सो हम देख रहे हैं कि कल्टीवेटर अगर बात करें तो 30% कल्टीवेटर जो है वो वुमेन है, और 40% लेबरर जो है वो लेबर है जो वुमेन का है एग्रीकल्चर में। बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा सिर्फ 13.9 अराउंड 14% ऑफ द टोटल ऑपरेशनल होल्डिंग अगर हम बात करें तो वो वुमेन के पास रहती है। अब बताओ कितनी ज्यादा खराब बात है कि मतलब 40% काम वुमेन करे, 30% कल्टिवेटर वो हो, इसके बाद भी उनको सिर्फ 14% का ही उनको मिलता है। उनको 14% का ही उनको हिस्सा मतलब ऑपरेशनल होल्डिंग उनके पास रहती है, क्योंकि उनके पास ना इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिलता है, ना ही उनके पास प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अगर बात करें तो इनकी स्टेबल ओनरशिप नहीं होती है ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। फीमेल फार्मर जो होती हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है फ्रॉम कंटेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अरेंजमेंट से। ये भी एक एग्रीकल्चर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के केस में ये सारी चीजें होती हैं। इनोवेशन अगर बात करें एग्रीकल्चर में तो कुछ खास होता नहीं है ना? उनकी फ्रीक्वेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हार्ड लेबर एंड देयर लो स्किल लेवल, वुमेन मतलब उनको कई बार जॉब भी लूज करनी पड़ जाती है अगर इनोवेशन आ गया तो, है ना? वो इनोवेशन कर नहीं पाती हैं, और अगर आ गया तो उनकी जॉब भी चली जाती है, उनकी ट्रेनिंग भी नहीं है इतनी सारी चीजें कई सारी उसमें। तो ये भी एक प्रॉब्लम की बात है। ओके, नाउ किया क्या गया जाए इसके लिए कि भाई इंस्टीट्यूशनल ना क्रेडिट है, ना उनके पास प्रॉपर्टी राइट्स है, ना उनको ट्रेनिंग है, इनोवेशन से उनकी जॉब भी जा रही है। करें क्या ऐसे में? ओके, तो भाई सिंपल है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना लेकर के आइए, उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट दीजिए, एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटीज लेकर के आइए। आईसीआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ओके,
तो ये जो है एग्रीकल्चर रिसर्च का इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट है जिसने फोकस किया जेंडर रिसर्च के लिए, और पहला इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चरल जेंडर रिसर्च के लिए है ICAR। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा प्लेस कम है, स्पेस कम है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मैं इसकी पूरी कॉपी करके वहां पर मतलब कहीं पर ऐसे कॉपी करके लिखूँ तो बेटर रहेगा, बट कोई बात नहीं, अभी फिलहाल यहीं पे करते हैं, नेक्स्ट टाइम से सोचेंगे और करेंगे। ठीक है, ICAR है फर्स्ट। अब ये सारी चीजें आपको एक जगह पे लिख लेनी होती हैं। दैट फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जो कि एग्रीकल्चरल जेंडर रिसर्च के बारे में बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि कैसे करेगा ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ला करके, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और इसके अलावा सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, सब मिशन फॉर सीड एंड प्लांटिंग मशीन, सब मिशन फॉर एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन। तो क्या क्या हो रहा है कि भाई फूड सिक्योरिटी मिशन भी हो रहा है, ऑयल सीड एंड ऑयल पाम की भी बात हो रही है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की भी बात हो रही है, ये सारी बातें हो रही हैं। नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट भी लेकर के आई जा रही है, जो आप नीचे देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। इवन मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर का भी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो रहा है, और दैट इज ऑल्सो अ पार्ट की उसके बारे में भी बात हो रही है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। अदरवाइज तो ये तो पता ही होगा कि भाई प्रॉपर्टी राइट्स उनके पास नहीं होते, इनोवेशन से उनकी जॉब चली जाती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उनको स्टेबिलिटी नहीं होती है, इसके अलावा उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट उनको मिलता नहीं है, जिसकी वजह से वो एक तरह से प्रॉब्लम में रहती हैं, है ना। तो ये सारी चीजें, ये प्रॉब्लम है ना, क्योंकि लैंड उनके नाम पे नहीं है तो फिर उनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट भी नहीं मिलता है, और ये सारी दिक्कतें आपको देखने को बहुत ज्यादा मिलती हैं। आई होप ये सब आपको अच्छे से याद हो रहा होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब एक्चुअली आपको थोड़ा सा तो आइडिया लगना ही पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स। अब नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज है टू फोस्टर एन एटमॉस्फेयर। ओके, पॉजिटिव इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी लेकर के आएंगे, इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे, इक्वल एक्सेस, फिर वो चाहे एम्प्लॉयमेंट का हो, वोकेशनल एडवाइस का हो, इक्विटेबल पे का हो, वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी का हो, ये सारी चीजें हम एक्सेसिबिलिटी में इनके लेकर के आएंगे, इक्वल एक्सेस। ओके, जेंडर सेंसिटिव लीगल सिस्टम, तो वो एक सपोर्ट लीगल फ्रेमवर्क दैट वर्क टू एंड ऑल टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, तो वो उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन वो खत्म कर सके। बिहेवियरल प्रैक्टिस लेकर के आएंगे, और इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन को इरेडिकेट करने की कोशिश हम कर रहे हैं ऑलरेडी। ओके, तो ये सारी चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेंगी। आई होप मतलब क्या क्या हमने बोला, सिर्फ मैं ही क्यों बोलूं, आप भी थोड़ा सा सोच लीजिए क्या क्या बोला मैंने। मैंने बोला कि सबसे पहले तो क्या करो, अगर हम लोग कुछ नेशनल पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं तो पॉजिटिव इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज लेकर के आओ, इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग करो, इक्वल एक्सेस दो उनको, फिर वो एम्प्लॉयमेंट का हो, इक्विटेबल पे का हो, बिहेवियरल प्रैक्टिस से ये सब हो पाएगा। जेंडर सेंसिटिव लीगल सर्विसेज लेकर के आनी चाहिए हमें, लीगल सिस्टम लेकर के आना चाहिए, और इरेडिकेट कर दे डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ही तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उनके साथ वायलेंस हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वो एग्रीकल्चर में काम तो ज्यादा कर रहे हैं पर मिल कम रहा है। 82% ऑफ द जो वर्कफोर्स जो लेबर पे है वो लेकर के जा रहे हैं मेन, एंड वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। ये पॉइंट्स हमें ध्यान रखने चाहिए। अब ये तो हो गया नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। नाउ ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन की अगर हम बात करें तो ये लेकर के आई गई थी 2016 में। ओके, इसमें मतलब कई सारे फ्रेमवर्क की हेल्थ इंक्लूडिंग फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, इकोनॉमी, इन सब के बारे में बात हो रही थी। ओके, तो ये एक्चुअली दिस इज समथिंग कि आप थोड़ा सा देख सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप अलग से मतलब इसको याद करें, क्योंकि इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज से उनको क्या प्रॉब्लम होगी, जैसे कि राजस्थान में पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर इश्यूज आते हैं। ऐसे केस में क्या करेंगे आप कि मतलब देखें कि चीज़ें ठीक से रहे, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के लिए गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग के लिए, है ना, गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे, वायलेंस में हम लोग चाइल्ड सेक्स रेशियो अच्छा करेंगे। ओके, हम लोग लाइफ साइकिल अप्रोच लेकर के आएंगे, ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस चाहे कुछ भी हो, कभी भी किसी भी एज में उनके साथ जो वायलेंस हो रहा हो, राइट, प्रिवेंशन, ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करना, ये सारी चीज़ें हम ध्यान में दे रहे हैं। एजुकेशन में वही प्री प्राइमरी और अडोलसेंट गर्ल के लिए इनोवेटिव ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, बेटर स्कूलिंग आउटकम्स के लिए, क्योंकि फिर एनरोलमेंट के साथ साथ उनका अगर ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी में हम लोग अगर उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए बात करेंगे तो अच्छा रहेगा ना, एजुकेशन
इकोनॉमी, हेल्थ, गवर्नेंस, वायलेंस, इनेबलिंग एनवायरनमेंट कि भाई जेंडर पर्सपेक्टिव, हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जेंडर पैरिटी की भी बात करनी जरूरी है। ओके, और ये सारी चीजें हमें करनी बहुत जरूरी है। राइट, सो ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी में ये सारी चीजों की बात हो रही है, आप ये सब देख सकते हैं। विशाखा गाइडलाइन मैंने आपको बता ही दिया था कि सबसे पहले तो आपको एक तो रिकॉग्नाइज करना होगा, इसके अलावा प्रिवेंट प्रोहिबिट और क्या था, रिड्रेसल और कंप्लेन कमेटी भी। ओके, ये सारी चीजें, ये तीन पर्टिकुलरली थे। ओके, जो सेक्सुअल हरासमेंट हो उसको डिफाइन करिए वर्क प्लेस पे, उसको नोटिफाई भी करिए, पब्लिश भी करिए, सर्कुलेट भी करिए। ओके, और इसमें डिफाइन किया भी था कि अनवेलकम सेक्सुअली डिटरमाइंड बिहेवियर एज फिजिकल कांटेक्ट एंड एडवांसेस, ये सारी चीजें हैं। ओके, ये सारी हैं। और विक्टिम के लिए एक चीज आप ये भी याद मतलब जरूरी है जानना कि जो विक्टिम ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट होते हैं उनके पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो ट्रांसफर ऑफ द परपेट्रेटर भी मांग सके। यानी कि अगर कोई परपेट्रेटर है, कोई हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट में इस तरीके से चीजें हो रही हैं, तो ऐसे केस में ये होना चाहिए कि भाई उनको, परपेट्रेटर को वहां से हटाया भी जा सके। ओके, मैकेनिज्म लेकर के आना चाहिए रिड्रेसल के लिए। सबरीमाला केस ऑब्जर्वेशंस के लिए क्या आपको जरूरी है जानना? ऑफ कोर्स एक बार सिर्फ देख लेते हैं, बट नॉट सो इम्पोर्टेंट। इसमें बस यही है कि इंडिया की जो यंग लॉयर एसोसिएशन था वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में हमने देखा था कि सबरीमाला में एंटर करने की बात हो गई थी। ओके, और overturn the Kerala High Court decision, the Supreme Court overturned the Kerala High Court 1991 में upholding the ban, citing the deity celibacy as vital reason for imposing this restriction on young women. ओहो, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, केरला हाई कोर्ट के डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया है, और वो कह रहे हैं कि नहीं, जो डाइटी की सेलिबेसी है वो वाइटल रीजन है फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन यंग वुमेन। तो यंग वुमेन अभी भी सबरीमाला में नहीं जा सकती हैं। वही है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखा जा रहा है, रिलीजन इज अ मैटर ऑफ पर्सनल प्रेफरेंस अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कस्टम वर्सेस लिबर्टी की बात हो रही है कि भाई कस्टम को तो मानेंगे कि लिबर्टी की बात मानेंगे। और ये क्वेश्चन आपके एथिक्स में भी आ सकता है। एंड टेम्पल एज अ पब्लिक प्लेस वर्सेस रिलीजन एज अ प्राइवेट चॉइस। वाह, टेम्पल एज अ पब्लिक प्लेस एंड रिलीजन एज अ प्राइवेट चॉइस, क्या वर्ड है ना? ये आप ये याद रख सकते हैं कि टेम्पल एज अ पब्लिक प्लेस एंड रिलीजन एज अ चॉइस। राइट, नाउ वुमेन इन कमांड इन इंडियन आर्मी। ओके, इसमें अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है, कस्टम वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि क्लॉजेस लाता है प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजन, कस्टम एंड रिलीजन बिलीफ, और इंश्योर भी करता है कि एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम एंड ऑफ रिलीजन, बट द सेम थिंग कि भाई कस्टम माने कि रिलीजन माने। नाउ वुमेन इन कमांड इन इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें तो द आर्मी ने मॉडिफाई किया है उनकी कि भाई वो सर्व करेंगी नॉट जस्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन, बट वो बड़े उसमें भी लेकर के आएंगी, बड़े पोजीशंस में भी आएंगी। इससे फायदा यही होगा। इसके लिए आर्टिकल तो आपको पता है 14, 15, 16, तो वही प्रोफेशन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, 19 ऑल दैट। डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी, मिलिट्री की इफेक्टिवनेस जिसकी इंक्रीज हो सकती है, डिसीजन मेकिंग। ओके, न्यू पर्सपेक्टिव लेकर के आएंगी, टैलेंट लेकर के आएंगी। द टेस्ट केस एक अच्छी मूवी है, इसको लेकर के ये पर्टिकुलर की कमांड इन इंडियन आर्मी, द टेस्ट केस काफ़ी बढ़िया है। फिर ग्रेटर ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस होगी क्योंकि वुमेन काफ़ी अच्छे से कॉम्बैट जॉब्स कर सकेंगी, एनहांसिंग मिलिट्री ओवरऑल। इसके अलावा सोशल सोसाइटी रिप्रेजेंटेशन, आप अगर उसमें देखें, रशिया में देखें, तो रशिया में काफ़ी अच्छा अच्छे लेवल तक हैं वुमेन, तो इसलिए उनका तो बढ़िया अच्छी बात है। तो हमारे यहाँ भी ऐसा होगा। फिर ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप ब्रेक हो जाएगा, असिस्टेंस बेटर असिस्टेंस फॉर वुमेन कि इंडियन आर्मी ने मेजर लिए हैं कि इम्प्रूव द एटमॉस्फेयर फॉर वुमेन इंक्लूडिंग बूस्टिंग एंड नंबर ऑफ वुमेन ओनली बैरिक्स एंड ऑफरिंग चाइल्ड केयर फैसिलिटी भी होगी। कॉस्ट इफेक्टिव होगा एज अ proportion of women in the Indian Army rises, recruitment and training cost may decrease as a result of larger pool of qualified experience। तो मतलब अब देखिए, पहले तो सिर्फ मेल थे, अब फीमेल भी आ जाएंगी, तो फिर पूल राज हो जाएगा, तो ज्यादा टैलेंट आएगा, तो फिर कॉस्ट कम हो सकती है। ये बहुत अच्छी चीज है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना, बेटर सोसाइटल रिप्रेजेंटेशन होगा, ये सारी चीजें। ठीक है,
अब ये देखिए अप्रोच फॉर ये जो है ना ये वुमेन डेवलपमेंट के लिए, इसके लिए मैंने ऐसा किया है कि जो 5 ईयर प्लानिंग में सब कुछ चीजें हैं, इसको मैंने मेन 5 ईयर प्लानिंग से ही कनेक्ट करके एक शॉर्ट वीडियो में बना दिया है। वो मैं आपको शेयर कर दूंगी उसका लिंक, और नहीं होगा तो डाल दूंगी इधर ही, और उसको आप उधर से कर लीजिएगा। अदरवाइज आप इसको देख सकते हैं, नॉट सो, मुझे ऐसा लगता है कि नॉट सो इम्पोर्टेंट। ओके, अब करंट डेवलपमेंट क्या हो रहे हैं वुमेन को लेकर के, वो जानना जरूरी है। कि भाई हम लोग कह रहे हैं मेंस्ट्रुअल लीव मिलनी चाहिए, वुमेन को मेंस्ट्रुअल लीव मिलनी चाहिए, और हिंदू वुमेन्स इनहेरिटेंस राइट की बात हो रही है, राइट, डॉटर का इनहेरिटेंस कोड प्रोक्लेमेशन ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट की सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि right of multiple female successors, the wives and daughter main among them, as well as commentary by the number of eminent scholar। तो ये है कि भाई कई सारे एमिनेंट स्कॉलर ने भी कमेंट्री की हुई कि भाई हाँ क्यों नहीं, फीमेल को क्यों नहीं हम दे सकते जगह। फिर सरोगेसी एंड अबॉर्शन के बारे में आपको पता होगा कि जो ट्रिपल टेस्ट हो रहा था, और कि ये ऑल्ट्रुइस्टिक ही होनी चाहिए सरोगेसी, और चैलेंजेस ये होगा कि डिस्क्रिमिनेटरी इक्विटी क्राइटेरिया। ओके, क्योंकि ये फेल करता है इक्विटी क्राइटेरिया कौन सा, ये एक्सक्लूड करता है उन लोगों को पीपल बेस्ड ऑन नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये भी एक प्रॉब्लम की बात है। रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी का एक चैलेंज है, प्राइवेसी इशूज हैं, क्योंकि मेन चीज़ है ना कि कहते हैं इनफर्टिलिटी ही होनी चाहिए, उसके अलावा अगर कोई केस हो गया तो क्या। फिर इंडिया एज अ सरोगेसी हब भी बन सकता है थैंक्स टू इट्स कटिंग एज मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड अफोर्डेबल इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। इंडिया हैज बिकम ग्लोबल सेंटर फॉर सरोगेटी, तो ये एक चीज़ है। राइट, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, तो एक ये भी पॉइंट है कि भाई बहुत ज़्यादा मतलब क्राइम बढ़े थे, है ना। तो ये बहुत ज्यादा मतलब एक एक वीक का डेटा एक्चुअली इन्होंने बताया हुआ है, बट द थिंग इज कि क्राइम हैज इंक्रीज्ड, क्राइम एनसीआरबी की रिपोर्ट से 20% मोर। सो इम्पैक्ट क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो वुमेन के लिए, वो देखा जा रहा है कि बहुत कम है, मतलब जो फीमेल के लिए जो मोर देन मेल्स, ओनली 24% ऑफ द पीपल हु वर एम्प्लॉयड प्रायर टू पैंडेमिक वर वुमेन, बट दे मेड अप 28% ऑफ द एवरी वन हु लॉस। बहुत ज़्यादा मतलब एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उन्होंने बहुत ज़्यादा लॉस की है ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। हेल्थ एंड सैनिटेशन, है ना, मोर देन 1 in 3 मैरिड वुमेन वर अनेबल टू ऑब्टेन कॉन्ट्रासेप्शन, अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ वुमेन, तो ना ही उनको कॉन्ट्रासेप्शन मिल रही थी, मेंस्ट्रुअल पैड्स नहीं मिल रहे थे। केयर वर्क, अगर हम बात करें, पोल ने एक रिवील किया था कि 47% इंक्रीज इन अनपेड लेबर फॉर वुमेन एंड 41% इंक्रीज इन द अनपेड केयर वर्क। तो अनपेड केयर वर्क उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और मतलब ये मान के चलो, देख लो, खुद ही समझ लो कि 47% इंक्रीज हो गया था, और डोमेस्टिक अब्यूज इंक्रीज हो गया था, केयर वर्क इंक्रीज हो गया था, हेल्थ एंड सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं मिल रही थी। 24% ही थी वुमेन, लेकिन 28% मतलब ज़्यादा लोगों ने जॉब छो उनकी गई है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, गिग इकोनॉमी का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ये पीवाईक्यूज है, इनको लिख के देखिएगा आप, लास्ट में पीवाईक्यू दिए हुए हैं। एंड दीज आर, दिस इज द फिनिश, कि हमने इसको खत्म किया, समझा और पूरा किया। और आई होप कि ये पॉइंट्स आपको जस्ट मतलब मैंने बताए नहीं होंगे, बट आप समझ पा रहे होंगे कि कितनी ग्रेव सिचुएशन है। आज भी हमारे देश में फीमेल्स नॉट गेटिंग दैट मच, जो एक प्लेस है उनका, बहुत ही कम फीमेल्स जो हैं जो आगे बढ़कर आ पा रही हैं। एंड दैट इज हाउ दी थिंग्स आर स्टिल स्टैग्नेंट, और जिसे हमें थोड़ा स्पीड अप करना है और अच्छा करना है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है, हो सके तो हम लोग जल्दी से खत्म करें, और आगे से आगे जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं उन पे शिफ्ट करें थोड़ा। स्टैटिक मीन्स की जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ से हमें चीज़ें ज़्यादा हमें देखने को पता चलेगी कि हाँ भाई जिसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एंड द मेजर पार्ट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक करेंगे तो प्रीलिम्स में जो प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी पड़ती है, स्टूडेंट्स को, हमारे एस्पायरेंट्स को, वो नहीं फेस करनी पड़ेगी। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई होप मैंने आज यहाँ से पढ़ाया है, बट इट्स ओके, आई फील कि बस आपको याद हो। एंड कुछ चीज़ें मैंने अलग से जो पढ़ी थी वो मैंने बता दी। रिवाइज इट, लिसन टू इट वंस और ट्वाइस, एंड और जब मैं बोलूँ तो उसको याद, पॉज करके याद करने की कोशिश करिए कि हाँ ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी आई है,
तो वो किस लिए आई है, वो हेल्थ एंड सैनिटेशन के लिए आई है, और उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए आई है, उनके एम्पावरमेंट के लिए आई है, किस किस के लिए आई है, किस किस बातों के लिए आई है, ये आप थोड़ा सा मतलब सोचने की प्रयास करें। और इन्वायरमेंट के लिए, इकॉनमी के लिए, एजुकेशन के लिए, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के लिए, इनेबलिंग इन्वायरमेंट के लिए आई है, ये याद करें तुरंत। फिर आप मतलब बताएं कि हाँ, दिस इफ वी इम्प्लीमेंट दिस ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी, सो दिस इज वन कंक्लूजन दैट यू कैन ब्रिंग अप, है ना। और होलिस्टिक डेवलपमेंट इसी तरह से होगा, होलिस्टिक इंक्लूजन इसी तरह से ही हो पाएगा, राइट। तो चलिए, आई होप इतना दिस क्लास हैव बीन फ्रूटफुल फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इसको रिवाइज भी करेंगे, सैलिएंट फीचर्स भी रिवाइज करते जाएंगे, और कंप्लीट करेंगे पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज जो हो रखे हैं हमारे देश में। पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम अभी रिसेंटली जो फ्लड्स आई हैं उससे, तो ऑफकोर्स आप समझ सकते हैं कि फ्लड्स से क्या हो रहा है। फ्रिक्वेंट ड्रॉट एंड फ्लड्स अभी आने ही वाली है। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की इकॉनमी का आपको पता ही चल जाएगा कि किस तरीके से हो रहा है। सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनिज्म, ये सब हम धीरे धीरे करते हुए खत्म करेंगे। लेट्स टेक चैलेंज कि हम इसे जल्द 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 सितंबर के हाफ में ही खत्म कर लें। ओके, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, जय हिंद।